नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अदम एहतमाद की तहरीक का जो सियासी मंजरनामा है वो तकरीबन हर 12 घंटे के बाद तब्दील हो जाता है। कुछ बंदा कह ही नहीं सकता यकीनी तौर पे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अब से चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ हुकूमत एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस लेकर आई है आर्टिकल 63A के इंटरप्रिटेशन के हवाले से, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक लार्जर बेंच जो है वो बना दिया जो 24 तारीख को इसकी समाअत करेगा। तमाम वो ऑब्जर्वेशंस भी बड़ी अहम है और उसके हवाले से आज की इस नशिस्त में हम एक बड़ी थ्रेड पे मुकम्मल किस्म की डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अब से चंद घंटे पहले वफाकी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपने जो डिफेक्टर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से क्या कहा है वो मैं सुनाता हूँ। इमरान खान डट के खड़े हैं। हमने अपने लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया है, मौका दिया है, वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सारी उम्र के लिए इंशाअल्लाह ताला। आज वो अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनके भाइयों की हमें कॉलें आ रही हैं, उनके घरों से हमें कॉलें आ रही हैं। वो शर्मिंदा है इन लोगों की हरकत के ऊपर। क्या क़यामत आ जाती अगर आप ये रेजोल्यूशन 10 दिन बाद मूव कर देते हैं, लेकिन नहीं हुआ। तमाम एफर्ट इस वक्त हमें नज़र आती है पाकिस्तान के मुफादात को ज़द पहुँचाने की। इस लड़ाई में इंशाअल्लाह ताला फतह हक़ की होगी और सच की होगी और इंशाअल्लाह इन सबको पता चलेगा कि ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, नाज़रीन अभी आपने सुना वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का आपने मौक़िफ़ सुना। मेरे साथ एक बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है, लेकिन इससे पहले कि मैं पैनल की तरफ चलूँ, मेरे साथ अहमद हुसैन दहड़ हैं जो मुल्तान 1 से NA 154 से तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट डालना चाहते हैं, वो से डिफेक्ट कर चुके हैं। अहमद हुसैन दहड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दहड़ साहब जो आपने अभी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब आपके ज़ाहिर कुलीग हैं, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी कि 7 दिन आप लोगों को दिए जाते हैं और 7 दिन जो है वो आपके पास है वापस आने के लिए। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, ख़ास करके अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से बहस शुरू हो चुकी है फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से? पहली बात तो ये है कि मैं ना सिंध हाउस में गया हूँ और ना मैंने पार्टी के वोट से इनकार किया है और आई एम स्टैंडिंग विद द पार्टी। लेकिन मेरा तकरीबन 1, 2, 3 साल से ये चल रहा है कि जब भी कोई वोट या कुछ होता है, क्योंकि MNAs को ये पूछते नहीं है तो मिनिस्टर्स को पूछते हैं, ठीक है, तो हम इन दिनों में अपने काम करवा लेते हैं इन पे प्रेशर डाल के ना। ठीक है, तो आई वाज डूइंग द सेम जॉब के जी मैंने इन्हें कहा मेरी ये 2-3 शराइत हैं, महंगाई के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जो मैंने इनको कहा तो उसके ऊपर मेरी बात क्या हो रही थी। 3 महीने से मैं असेंबली नहीं गया था, तो इन्होंने मुझे उनके साथ क्लब अप कर दिया। अच्छा, अब देखें ना, अभी वो कह रहे हैं, मैंने कहा मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, मैं हर इंटरव्यू में मैंने यही कहा है। अच्छा, लेकिन जिस तरह वो बात कर रहे थे कि फैमिलीज को ये करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को यही काफी है कि एक बंदा अगर उनके साथ खड़ा है और उनके खिलाफ नहीं हो रहा तो इनकी बातें सुन के, ठीक है, तो वो वैसे ही उसका दिल नहीं चाहता कि उससे देखें, सबसे पहले इज्जत होती है। सही, जब आपको इज्जत देना ना आए और आप इस तरह थ्रेट करके और फैमिली की बात सुना के, तो फिर जो आपके साथ खड़ा होगा वो भी नहीं खड़ा हो सकेगा। तो दहर साहब, इन्होंने तहरीक इंसाफ के बाकी जो आपके मेंबरान और कुलीग हैं, इन्होंने आपको अप्रोच ही नहीं किया? क्योंकि आज बहुत से मेंबरान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो रही थी इस्लामाबाद में। मुझे इसलिए अप्रोच नहीं किया कि जो वहाँ मिनिस्टर्स है ना मुल्तान में, वो मेरे खिलाफ है पहले फ्रॉम द डे फर्स्ट। अच्छा, क्योंकि इससे पहले मेरे इंटरव्यूज भी चल चुके हैं कि करप्शन की वजह से मैंने वहाँ बड़े स्टैंड लिए हैं। सही, और अभी भी मेरे मुतालबा ये है कि अगर आप, मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है कि आप 4 चीजों के रेट कम कर दें, आटा, घी, चीनी और दाल के, ठीक है, और तो उसमें सब्सिडी दे के उसको पुरानी कीमतों पे ले आए 2018 वाली, तो मैं अभी आके वोट देता हूँ, साथ खड़ा होता हूँ, जो पार्टी कहे मैं हाजिर हूँ। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये जिस तरह ये डील कर रहे हैं ना, देखें उधर से इमरान खान साहब कहते हैं मैं बाप हूँ, मैं माफी दे रहा हूँ, मैं साथ, भाई हम तो अलहदा ही नहीं हुए। सही, इधर से ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को ये करेंगे, दिस इज नॉट द वे। अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी, अभी खान साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी पे अभी इन्होंने दिया है कि जो इंडिया की जो है फॉरेन पॉलिसी वो बड़ी इंडिपेंडेंट है। ये शहीदों का खून कहाँ जाएगा, क्योंकि उनकी तो सारी फॉरेन पॉलिसी एंटी पाकिस्तान है। जी नहीं, एंटी पाकिस्तान, शहीदों के खून को छोड़ के उनको कह रहे हैं। वो दहर साहब, उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखता है और उस पर बैरूनी दबाव अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का नहीं कबूल करता। ये मतलब था उनका कहने का। मुझे दहर साहब सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन ये बताइए कि इंडिया की पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं दहर साहब। चाहे वो
आपका बड़ा दिलचस्प पोजीशन है। ये तो आपकी आवाज़ यहाँ इस्लामाबाद की ताकत के ऐवानों तक पहुँच जाएगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि हम जो थोड़ी सी रिसर्च की उसमें देखा कि 2008 के इंतखाबात में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, 2013 के इंतखाबात में आप नून के साथ थे और 2018 के इंतखाबात के इंसाफ के साथ थे। ये जो पैटर्न है इसकी क्या वजह होती? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। 2008 में मैं पीपल्स पार्टी में था और 2013 का मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। अच्छा। 2013 में मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ा। 2018 में फिर अल्लाह की मेहरबानी से मैंने बना था और मैंने यूसुफ रजा गिलानी और बोसन के खिलाफ अब्दुल कादिर गिलानी से और सिकंदर रियाद बोसन से मैं जीता हूँ। ठीक है। और धरने से मैंने टिकट ली थी। मुझे टिकट पीटीआई ने नहीं दी थी, मैंने धरने से टिकट ली थी। इन्होंने टिकट सिकंदर बोसन को दे दी थी। अच्छा, ठीक हो गया। में मीडिया मेरे साथ बनी गाला खड़ा रहा सुबह दोपहर शाम। आपने बनी गाला का मुहासरा बिल्कुल सही आ गया, मुझे याद आ गया। दैट साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी क्लैरिफिकेशन भी दे दी और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने बात भी कर दी। नाज़रीन, मैं अपने पैनल की तरफ आता हूँ। जहर साहब का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि उनकी बात इस्लामाबाद तक पहुँच जाएगी इस प्रोग्राम के हद तक। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब बैरिस्टर सैयद अली जफ़र साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर अहमद मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, मेरे साथ हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ हैं। मैं अगर सबसे पहले आ सकूं जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब की तरफ। चौधरी मंजूर साहब, आपने देखा तो होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज बहस हुई है, जहां लार्जर बेंच कायम कर दिया, वहां बाज़ ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल जज साहिबान ने इस किस्म की दी हैं जो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है 63 की उसको बिल्कुल फेवर नहीं कर रही हैं। बिकॉज ऑब्जर्वेशन ये दी गई है और जो छप चुकी है उसके बारे में अखबारों के कॉलम छप चुके हैं, स्टोरीज छप चुकी हैं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो फिर वोट पार्टी का होता है, वो इंडिविजुअल MNA का नहीं होता। ये एक नॉर्मल यानी लीगल कार्रवाई नहीं है। इस पे आपका अब क्या रद्द-ए-अमल है? यहाँ तो थोड़ी सी सिचुएशन अजीब लग रही है आप लोगों की। मेरे ख्याल इसको पूरा पढ़ें। जब उन्होंने ये दोबारा कहा कि आप तो किसी को रोक नहीं सकते और वहां पे वोट कास्ट करने का राइट है और फिर उसको काउंट भी होगा वो, तो जो बाकी का प्रोसीजर है वो उसके बाद शुरू होता है। ये तो नहीं हो सकता कि वोट जमात का मतलब यूनाइटेड वोट तो हो नहीं सकता, इंडिविजुअल वोट होता है। इसलिए कि अगर मेरी पार्टी के जितने वोट है तो वो तो फिर एक ही बंदा जाकर कास्ट कर दे। अगर यूनानिमस वोट है या यूनाइटेड वोट है, वो इंडिविजुअल वोट ये है। बेसिकली हर बंदे को जाकर अपना कास्ट करना पड़ेगा और जो भी प्रोसीजर है उसके बाद शुरू होगा। अच्छा, बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, जो हम देख रहे हैं, जो अखबारों में छपा है, जो हमने सुना है वो और है, जो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं वो कुछ और है। आप कुछ हमारी रहनुमाई कर सकते हैं इसमें? जी देखें, जो आज की कार्रवाई हुई, चूंकि मैं PTI को उसमें रिप्रेजेंट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटिशन फाइल की थी। पिटिशन में उन्होंने 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए थे। एक तो ये कहा था कि 2 जलसे जो हो रहे हैं 27 तारीख को या 28 तारीख को जो PTI कर रही है और जो PMLN कर रही है वो जलसे रोके जाए। एक तो उनकी ये इस्तदा थी। दूसरा उनकी ये इस्तदा थी कि जो आर्टिकल 95 है उसके तहत किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए वोटिंग के प्रोसेस में। पहली जहां तक मामला था जलसों का, बहुत कोशिश की पॉलिटिकल पार्टीज ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने बहुत कोशिश की कि अदालत ये फैसला कर दे कि कोई जलसा नहीं होगा। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये था अदालत के सामने कि ये जलसा करने, जुलूस निकालने, गैदरिंग्स करनी, ये एक फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है। वो पुरअमन होने चाहिए और पुरअमन उनको रखना PTI की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको रोका नहीं जा सकता। तो उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जिसने करना है जलसा वो जाके लोकल इंतजामिया के साथ, जिस तरह एक रेगुलेशन है, रूल है, आप जाके उनको कहें, वो अपना टाइम मुकर्रर करेंगे, जगह मुकर्रर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने भी ये कहा सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा जलसा करने का मकसद कतन किसी को रोकना नहीं है। वो जिसने वोट डालने आना है उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हम। उस बेसिस पे भी वो कमिटमेंट मैंने भी दी, वो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी आई, तो अदालत मुतमईन थी। अब जहां तक दूसरा मामला था कि आर्टिकल 95 के तहत किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए, किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए, जब उसकी बात आई तो सबसे पहले तो मैंने भी PTI की तरफ से और अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई उसमें हमने कहा कि हम किसी किस्म की रुकावट ना डालना चाहते हैं
ना डाल सकते हैं। आइन क्लियर है, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं कि किसी को जबरदस्ती रोका जाए। लेकिन जब ये बहस हुई तो उसके ऊपर एक मामला आया और अदालत ने ये पूछा कि अच्छा आप ये बात तो कर रहे हैं, इसमें फंडामेंटल राइट आप कहते हैं कि कौन सी फंडामेंटल राइट है जिसके ऊपर आपने ये पिटीशन फाइल की। तो उस वक्त कहा गया कि ये आर्टिकल 17 के तहत फ्रीडम ऑफ असेंबली जिसमें राइट होती है उसकी बात की गई। तो उस पे जज साहब ने ये एक कमेंट किया और उन्होंने कहा कि ये जो राइट होती है वोटिंग की, वो तो एक फंडामेंटल राइट है एक पॉलिटिकल पार्टी की, कि पॉलिटिकल पार्टी ने एक कलेक्टिव राइट है, एक सबकी मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे एक राइट है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कोई उस पर कुछ देर डिबेट हुई, लेकिन उसके बाद वो ये मामला चूंकि पहले सेटल हो गए थे दोनों मामले, तो इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ा और ये कोई ऑब्जर्वेशन किसी फैसले में नहीं आई। लेकिन उसके बाद अदालत ने ये जरूर कहा कि जहां तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है नहीं, लेकिन वो आपने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया कि ये जो इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव की बात हुई है, जो अखबारों की हेडलाइन बनी है, आप तो और तरफ ले गए बैरिस्टर साहब। जो इंडिविजुअल हेडिंग बनी है जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन की, इंडिविजुअल वर्सेस पार्टी वोट, उसकी क्या अहमियत है? जी देखिए, वो जैसा मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि वो कोई क्लैरिटी के साथ उस पर चूंकि बात नहीं हुई, एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कलेक्टिव एक उनको कोर्ट ने अपनी एक व्यू पॉइंट दिया था, ओपन व्यू पॉइंट, कि ये कलेक्टिव राइट है। और उसके ऊपर फिर बहस मजीद चल नहीं सकी क्योंकि जो आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है इसके रेलेवेंट उसको नहीं पढ़ा गया। लेकिन ये बात जरूर जब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का बहस शुरू अच्छा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई ठीक तरह से। मैं समझता हूं कि हमारे व्यूवर्स को भी नहीं समझ आई होगी, बिकॉज कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट हैड प्रीवियसली मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस इन केसेस रिलेटेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। मैं जरा हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ आ सकूं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपको महसूस होता है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि ऑपोजिशन को और जो पोटेंशियल डिफेक्टर्स हैं उनको चला चला के टाइम बाय कर करके थका दो, क्योंकि इतनी बड़ी जो अपोजिशन है जिसकी 3-4 जमातें हैं, जिसमें इतने पोटेंशियल सेगमेंट्स हैं इत्तेहादियों के, उनको इतनी देर तक एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा रखना जो है बहुत मुश्किल है। जैसे भी आपने सुना कैसे दहार साहब जो है, अहमद हुसैन दहार साहब ने तकरीबन कह दिया है कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं, अगर उनको प्रॉपर अप्रोच किया जाएगा, उनको इज्जत दी जाएगी। पार्टी ने उनको अप्रोच नहीं किया, तो यहाँ पर एक नकात, एक कमजोरी और एक थकावट होती चली जा रही है। मैं जो है ना, जो अहमद हसन साहब की जो गुफ्तगू मैं समझ पाया हूँ, वो तो बिल्कुल एक टेक्निकल है और सारों ने यही स्टैंड लेना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक नई चीज इजाद की है कि वो कहते हैं जी जो क्राइम की नीयत कर चुके हैं, जिसपे अल्लाह मियां भी सजा नहीं देता जब तक कि आप गुनाह ना कर दें, या और यहाँ अली जफर साहब हमारे बहुत सीनियर जो है पाकिस्तान के जयद लॉयर बैठे हैं और वो भी इसको एंडोर्स करेंगे कि जब तक आप क्राइम कमिट ना कर लें आपके ऊपर कोई भी सजा या वो जो सजाएं उसने तजवीज़ की गई वो लागू नहीं होती। तो ज़ाहिर है कि अब उन्होंने स्टैंड लिया है कि भाई हमने तो भी किया नहीं है, हम पार्टी के साथ है। पार्टी के साथ तो अकबर बाबर भी है, वो तो बल्कि केस लड़ रहा है, उसने हाई कोर्ट से केस जीता है कि मुझे पार्टी से नहीं निकाला जा सकता। तो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। मैं तो उसे यही समझाऊं कि वो वोट वाले दिन तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन ये वो कहेंगे उनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो इसका जवाब तब देंगे जब इमरान खान साहब उनके खिलाफ रेफरेंस भी जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन जब उनसे हेयरिंग सुनेगा तो वो रीजन बताएंगे कि हमने वोट हक में दिया या नहीं दिया। अब रह गया कि जो सूरत हाल है, वेरी इंटरेस्टिंग जी बाकी डॉक्टर साहब बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है। क्विक इस पे क्विक लेना चाहता हूं बैरिस्टर अली, मैं फिर आता हूं आपके पास। बैरिस्टर अली जफर साहब, अगर लोग कहते रहे कि नहीं हम पार्टी के साथ ही हैं और शोकॉज में भी यही कहते हैं हम आपके साथ हैं और आखिरी दिन आके पार्टी के खिलाफ वोट डाल दें, फिर आप क्या करेंगे? ये देखें, आर्टिकल 63A मेरा ख्याल है इसमें कोई वजाहत की जरूरत नहीं है। एक इसके 3-4 पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि अगर पार्टी की 63A के तहत आप वोट डाल सकते हैं कि नहीं, और किस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन शुरू होती है, क्या वो वोट डालने से पहले होती है या उसके बाद होती है। तो इसमें तो क्लैरिटी मेरी नज़र में तो क्लियर है आर्टिकल, और वो ये है कि जब आप वोट डालेंगे
तो आपके ऊपर उसका वो डिस्क्वालिफिकेशन लागू होती है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है और मुझे लगता है कि आर्टिकल 63A इस पे वाजे है। लेकिन जो दूसरी अहम बात है वो ये है, उसके बाद फिर सजा कितनी होगी? जी, ये अहम बात है, ये डिस्कशन वाली बात है कि आपने वोट डाल दिया तो दो अहम सवाल उठते हैं। एक ये कि आपका वोट काउंट होगा कि नहीं, यानी कि आपने वोट तो डाल दिया, उसके लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो वोट डालने के बाद क्या वो वोट काउंट होगा, उसको जो काउंटिंग है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर वो वोट काउंट भी हो जाता है तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन या उसका जो नतीजा है वोट डालने का, इंस्ट्रक्शंस की खिलाफवर्जी करने का, पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस की खिलाफवर्जी करने का, क्या उसका नतीजा ये है कि सिर्फ आप इस इलेक्शन में या इस आपकी डी सीट होती है या आप अगले इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकते, वो आप ताहयात डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये जो दो मामलात हैं जो ज्यादा जरूरी है, मेरा ख्याल है 5 साल के लिए या ताहयात या क्या उसकी सजा क्या है, ये जो सजा क्या है उसके ऊपर बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकती है। क्योंकि आप ये देखें कि जहां तक ताल्लुक है फ्लोर क्रॉसिंग का, जहां तक ताल्लुक है लोटरकेसी का, या कोई जो हम कोशिश करते रहे हैं कि ऐसी बात ना हो कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी जंप कर लें, 20 बंदे मिलके एक हुकूमत को हटा दें, ये सारी चीजें रोकने के लिए 63A आया था। लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत है वो आइन में नहीं दी हुई, बल्कि आइन में लगता ये है कि वो आइन साइलेंट है, खामोश है। तो क्या परपोसिव इंटरप्रिटेशन करके, इसकी कोई इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन करके अदालत कोई अपनी एडवाइस जो रेफरेंस फाइल की गई है, कोई ऐसी राय दे सकता है जिसकी वजह से हम ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है इसको भी खत्म करें और आइन के तकाजे भी पूरे करें? ये अहम बात है। वोट डालना तो मेरे साथ रहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ हैं मेरे गेस्ट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ और नुकात उठाते हैं। जस्टिस शाइक भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मुझे इस वक्त ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने इस पार्ट के लिए, और मेरे साथ ही जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, मुझे इस वक्त आप बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त आपको सुन रहे हैं बैरिस्टर सैयद अली जफ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, चौधरी मंजूर अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कॉलमनिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। हम इसी हवाले से बात करें जो चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं। जस्टिस साहब, यू हैव बीन द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट। आज जब सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर प्रिलिमिनरी डिस्कशन शुरू हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच भी इस पर तश्कील किया है, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जो कि डॉन अखबार की स्टोरी मेरे सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 95(2) which deals with the procedure to bring in a no confidence motion against the Prime Minister, a member's individual vote had no status, adding that the court had previously made similar observations. This is related to former Prime Ministers Benazir Bhutto and Nawaz Sharif. सर, ये क्या केसेस थे, इसकी अहमियत क्या है इस कमेंट की? देखिए, ये तो मुझे अब याद नहीं है कि वो बेनज़ीर के ज़माने में क्या हुआ था, लेकिन ये है कि जहाँ तक कि इंडिविजुअल वोट्स हैं लोगों के, उसका अपना कोई स्टेटस नहीं है। वो तो एक मेजॉरिटी को देखना है उन्होंने कि मेजॉरिटी किसकी तरफ जा रही है। जिस तरह से जब डिवीजन होता है तो उसमें जो कहते हैं कि जो उसके हक में है मोशन के वो इस तरफ, जो इसके हक में नहीं है वो उस तरफ है। तो इंडिविजुअल वोटर्स का तो इसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं। अच्छा, इंडिविजुअल वोटर्स की खास इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं, लेकिन वो जो अभी तो अच्छा चले, मैं फिर इसको थोड़ा सा, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि जो इससे पहले बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने हमें एक्सप्लेन किया कि प्रिंसिपल क्वेश्चन ये है आर्टिकल 63A के तहत जिसको लाया गया है फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, कि जब कोई वोट डालेगा उसके बाद ये फिजिकल वोट तो वो डाल सकता है, लेकिन उसके बाद ये फैसला होगा कि ये वोट जो है ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। अगर चले वैलिड है तो फिर इसकी डिस्क्वालिफिकेशन अगर होगी तो वो उम्र भर की होगी, 5 बरस की होगी। इस पर आपका क्या इस्तदलाल और अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो वोट डालेगा वो वैलिड होगा। अच्छा। क्योंकि वो मेंबर है पार्लियामेंट का। ठीक है। पार्लियामेंट का मेंबर होने की वजह से जो उसका वोट है वो तो वैलिड रहेगा। लेकिन अब उसके बाद अगर फर्ज किया उसने गलत वोट किया, यानी अपनी पार्टी की जो डायरेक्शन से खिलाफ वोट किया, तो उस सूरत में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 63(1)(a) का, वो फॉलो किया जाएगा। और उसमें जब नोटिस के बाद उसको अगर बाद में नाअहल डिक्लेयर कर दिया गया
तो वो नाअहली जो है, वो जो सवाल पूछा जा रहा है इस रेफरेंस में, तो वो ताहयात होगी या नहीं होगी। तो अब उसमें बात ये ताहयात होगी या थोड़ी उम्र की भी हो सकती है, 5 साल की। ये वो तो पहले एक दफ़ा अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई थी 7 साल की, लेकिन वो पास नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल में पहले नवाज शरीफ के ज़माने में वो पास नहीं हुई थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हर सूरत उसकी मेंबरशिप तो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर फर्ज किया पार्टी ने नॉर्मल प्रोसीजर के बाद फैसला हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में फैसला कर दिया कि उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई, वो तो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद उसको हर हक हासिल है कि वो फिर बाद में जब नेक्स्ट इलेक्शन हो वो उसके अंदर जाके खड़ा हो जाए इलेक्शन में। अगर वो इलेक्ट हो जाता है उसके लिए ताहयात नाअहली का तो यहाँ गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सादिक और अमीन की बात यहाँ नहीं आती। अच्छा, कोई एफिडेविट नहीं दिया। हाँ, लेकिन तो फिर नहीं दी। आपकी सर इंटरप्रिटेशन ये है कि वो नाअहल हो जाएगा सिर्फ एक टर्म के लिए, बाय इलेक्शन में जाके दोबारा खड़ा हो जाएगा। उसकी अपनी वो टर्म खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर जब इलेक्शन होंगे तो वो आ सकता है दोबारा, अगर वो जीत जाता है। अच्छा, मतलब तो फिर ये हुआ कि अगर इस तरह से है सर इंटरप्रिटेशन, फिर तो ये है कि जब भी कोई लोग कहीं दूसरी तरफ चले जाएं मेंबर, तो वो अपनी पार्टी और हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद उनको रिवॉर्ड मिल जाएगा, दूसरी पार्टी का वो टिकट ले लेंगे। फिर तो कोई स्टेबिलिटी ना हुई सर पार्लियामेंट के अंदर, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात नहीं। देखिए, ये तो एक शख्सी राइट है कि मैं आज एक पार्टी में हूँ, कल मैं सोचता हूँ कि मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा, मैं किसी और पार्टी में चला जाऊँगा। भाई चर्चिल जो है वो पहले लिबरल पार्टी में होता था और बाद में वो कंजर्वेटिव पार्टी में चला गया। तो ये तो एक शख्सी चीज़ है। कोई कम्युनिस्ट बन जाता है, कोई मौलाना बन जाता है, तो फिर जमात इस्लामी चला जाएगा। तो ये तो आप नहीं रोक सकते ना किसी के व्यूज चेंज करने में। नहीं, वो तो बाद में तो चेंज कर सकता है, लेकिन वो तो वोट डाल के पार्टी को खत्म करे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। पार्टी को खत्म नहीं किया उसने, ठीक है, वोट डाल दिया अपना वो, और उसको सजा मिल गई। उसकी सजा मिल गई कि उसकी अपनी टर्म खत्म हो गई। He is no longer a member of the parliament. अच्छा, अब उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो he has every right to do that. अच्छा, बैरिस्टर अली जफर साहब, अगर इसको मान लिया जाए इस डेफिनेशन को जो हमें समझा रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, फिर तो वैसे भी आपको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले जाने की जरूरत भी नहीं है। और इसका तो मतलब ये है कि जब भी कोई मेंबरान चाहें वो फ्लोर क्रॉसिंग करें, डिफेक्ट करें, किसी भी वजह की वजह से उनको पार्टी टिकट ऑफर कर दे, पैसे दे दे, प्लॉट दे दे, और उसके बाद हुकूमत गिरा दें और फिर वो रिवॉर्ड हो जाएं, बिकॉज जब हुकूमत गिर जाएगी तो वो नए दूसरी तरफ से पार्टी का टिकट लेके वापस आ जाएंगे। तो फिर इस पे क्या इस्तदलाल है आपका? जी देखें, यही जो फ्लोर क्रॉसिंग है, और फ्लोर क्रॉसिंग स्पेशली जब आप की कोई फाइनेंशियल गेन के लिए या आप कोई पार्टी टिकट के लिए या किसी और वजह के लिए करते हैं और उस पर वो कोई सियासी डिसीजन नहीं होती, वो कोई बहुत बड़े किसी पर्पस के लिए नहीं होती, वो सिर्फ इस किस्म की बात के लिए होती है। तो फिर हुकूमतें गिराना, चेंज करना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना, ये फिर सारे मसाइल पैदा होते हैं और पार्लियामेंट कमज़ोर रहता है, जमहूरियत कमज़ोर रहती है, और ये एक पूरी मुल्क के ऊपर इफेक्ट होता है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए 63A लेके आए थे। अब जहाँ तक इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक है, इसकी तशरीह का ताल्लुक है, बिल्कुल बजा फरमाया पानी साहब ने। ये एक उनकी जो बात है वो एक अपनी जगह तशरीह है। जो प्रेसिडेंट ने पॉइंट्स रेज किए हैं वो अपनी जगह, उस पे लोग उस तशरीह पे भी लोग यकीन रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली फैसला करेगा, लेकिन सपोजिंग सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि कोई किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ डीसीटिंग होती है, तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप यही होगी कि आईनी तरमीम करनी पड़ेगी और इस चीज को खत्म तो करना है, या इसको ठीक है। अच्छा, इसमें मैं फिर आता हूं, मुझे इसके पहलू पे आने दीजिए। हाँ ठीक है, वो फिर हम इस पे करते हैं अगले पार्ट में। चौधरी मंजूर साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि तमाम सियासी जमातों को, जिसमें तहरीक इंसाफ है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, सबको कहा है कि आप इस पे अपना रिटर्न जवाब लेकर आएँ। लेकिन आपकी जमात ने फ्लोर क्रॉसिंग के और एंटी डिफेक्शन लॉ को बनाने में और उसको इवॉल्व करने में 1997 से लेकर आज तक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो वहाँ पर क्या पोजिशन लेके आप जाएंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बुनियादी बात तो मैं आपको कह दूं कि ये देखें, ये आप जो बात कर रहे हैं, जिस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर पास हुआ है, उस पर अली जफर साहब ने भी कह दिया, तो उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जो बात आज तय हुई है, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, वो ये है कि वो लोग आएंगे, उनको कोई नहीं रोकेगा, वो वोट कास्ट करेंगे और काउंट होगा। जो अभी अली जफर साहब फरमा रहे थे कि वो काउंट के बारे में नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे ये वाज़ेह पोजीशन
हुई है और काउंट होगा और उसके बाद उनके खिलाफ जो भी प्रोसीजर होगा वो शुरू होगा। अब सवाल ये है कि ये जो पोजीशन ले रहे हैं, ये जो लोग, सर वैलिड का सवाल भी उठाया उन्होंने कि वैलिड होगा कि नहीं होगा। हाँ, वैलिड तो अगर काउंट होगा तो जो काउंट होगा तो वैलिड जो होगा। अगर बंदा रिजेक्ट करता है अपना तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो वोट है ही नहीं है, तो काउंट होगा, मीन काउंट होगा। यहाँ पे काउंट होता है क्योंकि सेग्रीगेशन होती है, डिफरेंट लॉबीज में जाते हैं और वो काउंट टिक कर रहे होते हैं। अब मौकफ क्या लेकर जाएंगे इन राइटिंग? बिल्कुल आपकी जमात मौकफ क्या लेकर जाएगी इन राइटिंग इस पूरे से? इसमें अभी मीटिंग तो नहीं बुलाई, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इससे स्टेक है। हम बिल्कुल ये डिफेक्शन क्लॉज के हामी हैं, लेकिन अभी तो कुछ और कह रहे हैं। जो डिफेक्ट करके गए वो तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पार्टी मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोगों में जाने के काबिल नहीं है। और ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब, एक शायद इनके वोटों की जरूरत भी ना रहे। ऐसे हालात भी आप 23 के बाद देख सकते हैं कि शायद लेकिन जज साहब, आपसे तो पार्टी का रिटर्न मौकफ मांगा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पूरे कानून के ऊपर आपकी पार्टी का मौकफ क्या है, कि कानून की इंप्लीमेंटेशन क्या होनी चाहिए, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन होगी, सजा होगी। आपका तो मौकफ मांगा है ना कि प्रोटेक्ट करना है फ्लोर क्रॉसिंग को, उस पर पार्टी मीटिंग बुला के तो बिल्कुल उस पर करेंगे। जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी बताएंगे, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू सबका होगा हम भी बताएंगे, देंगे बिल्कुल। लेकिन अभी तो ये है ना कि अभी तक तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं पता चल सका। हफीजुल्लाह नियाज जी, इस वक्त की सूरत में मैं आपको कह रहा हूँ कि शायद इसकी जरूरत है। इस पे फिर आते हैं अगले पार्ट में। डिफेक्शन करके जाने वाले या इख्तलाफ कर रहे हैं, अच्छा ये भी आप कह रहे हैं कि शायद जरूरत ही ना रहे। जी हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मेरे हाथ में एक टेबल है और बहुत सी स्लाइड्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका आता हूँ। जो मुनहरफ रुकन है, जो डिफेक्टर्स हैं पोटेंशियल, उसमें नुसरत पठान साहिबा 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे थी, 2008 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे थी, 2011 में मुस्लिम लीग हम ख्याल के टिकट में थी और 2016 के बाद से वो पीटीआई के टिकट पे हैं। कासिम नून साहब जो हैं वो 2002 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे थे, 2013 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे थे, 2018 में वो पीटीआई के टिकट पे हैं। अहमद हसन डहर साहब जिनसे हमने बात भी की, वो 2008 में पीपल्स पार्टी में थे, वो कहते हैं 2018 में वो फिर इधर आ गए। बासिर सुल्तान साहब 2002 में मुस्लिम लीग काफ के साथ थे, 2013 में मुस्लिम लीग नून के साथ थे और फिर वो 2018 में पीटीआई के साथ आ गए। रमेश कुमार साहब 2002 में काफ लीग के साथ थे, 2013 में नून लीग के साथ थे, 2018 में उस तरफ आ गए। ये मेरा ख्याल है लिस्ट खासी अच्छी है समझाने के लिए, और भी इसमें नाम है। हफीजुल्लाह नाई साहब, यहाँ पर आप एक पैटर्न देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी और रिवॉर्ड का भी, कि जो लोग देखते हैं कि किस तरफ जीतने के चांसेस हैं, किस तरफ बेहतर मामलात मिल सकते हैं, वो अपनी लॉयल्टीज़ चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक सियासी जो है अदम इस्तेहकाम है। आप क्या हमें बताएंगे, क्या समझाएंगे कि कैसे रास्ता रोका जा सकता है इसका? डॉक्टर साहब, मेरी तो खैर हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन यही रही है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसके जिम्मेदार मैं कभी भी पाकिस्तान में सियासतदानों को नहीं समझता हूँ और गैर मरई ताकतों को करता हूँ जो चीन के पीछे से आती हैं। जो हम कहते हैं ना कि ये जो लोग सिलेक्ट करने वाले लोग हैं वही होते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, अभी आप बाकी को छोड़ें, आप इमरान खान साहब की पूरी काबीना को देख लें। शाह महमूद कुरैशी मुस्लिम नून में थे, शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में थे, शाह महमूद कुरैशी मुशर्रफ साहब को उन्होंने मुल्तान में बुलाया और ये बात उनकी पीपल्स पार्टी वालों को सब बहुत बुरी लगी थी और बड़े से बाद उस वजह से शायद वो वज़ीर आज़म भी नहीं बने थे। अगर एक आउटसाइड चांस उनको होना था, क्योंकि उनका ख्याल था कि मुशर्रफ के वक्त में ये साथ में ले रहे। साजिद हुसैन कुरैशी के वाले साहब जौलहक के गवर्नर है, और फिर आप तहरीक इंसाफ में है, फवाद चौधरी साहब को देख लें, कौन सी पार्टी उन्होंने नहीं, उनकी पूरी फैमिली ने जो नहीं चक्की। अब फिर आपके कुरान के अंदर गुंजाइश नहीं होगा, मैं एक एक का नाम ले लूंगा। एक तो है कि नौवारे थे, असद उमर साहब वगैरह, इनकी नाम ना ले, बाकी किसी को पकड़ ले और उनके सारों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये है। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इसी किस्म के नोटों को जमा किया, तहरीक इंसाफ ने इसी किस्म के नोटों को मैं भी इस बात नहीं पढ़ना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। ये इसमें मैंने दोनों चीजें हैं, जमा भी किया और फिर ये होता है कि हर आदमी समझता है कि एक पार्टी आ रही है, काफ लीग का ज्यादा चांसेस है, नून लीग और पीपल्स पार्टी अताब में है, तो एक्सपीडियंसी कहती है कि उसमें चले जाए। इनमें दोनों तीनों फैक्टर्स होते हैं और फिर उसके अंदर कोई नजरिए की भी कोई ऐसी नहीं होती।
इमरान खान साहब के साथ जितने लोग खड़े हैं सिवाय एक बंदे के नजीब हारून के, इस पार्टी में से 2 ही बंदे ओरिजिनल हैं। उसके बाद कुछ और को भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन जो पहले 26 अप्रैल 1996 में थे, एक का नाम नजीब हारून है और एक का नाम इमरान खान है, 2 बंदे। तो इसलिए और जो पार्टी अब है, इससे शायद तहरीक इंसाफ के जो ओरिजिनल लोग हैं वो बहुत सारे वाकिफ भी ना हो इन लोगों के जो यहाँ मौजूद है आज पार्टी में। ये एक और बहस है और उसमें दोनों चीजें हैं। आपकी बात के जो दोनों पहलू में दोनों से एग्री करता हूँ। अब क्राइसिस है कि जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, मैं इसको नहीं कहता हूँ। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये है कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आता है तो नारा लगता है कि टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। इमरान खान आता है, नारा लगता है कि टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। यूसुफ गिलानी टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। जुनेजो को लेके आते हैं, जुनेजो चला जाता है। जमाली को लेके आते हैं, जमाली भी चला जाता है। उसको खुद ही ले आते हैं, खुद ही फेंक देते हैं। फिर ये मशहूर किया जाता है कि फ्लांग ही नहीं बनती इससे। जरदारी साहब जो है वो उनका एक बड़ा डूबियस सा बैकग्राउंड है। नवाज शरीफ की कभी फ्लांग से नहीं बनती। भाई ये बात हम क्यों मानसे इनकारी है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है जिस शेप में आए उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे आप तलाश के आप खुद नवाज शरीफ पैदा करें, इमरान खान पैदा करें। आपके मुल्क को देखें, मेरी उम्र 70 साल है। जो नौजवान है उनको ये सहूलत हासिल नहीं, वो सिर्फ यही पोलिटिकल बुरान देख चुके हैं। मैं वो बदकिस्मत पाकिस्तानी हूँ जैसे पाकिस्तान के अंदर कम से कम को 8-10 बड़े सियासी बुरान पैदा किए हैं और एक जानलेवा भी हुआ है। 1971 में पाकिस्तान टूट चुका है। अब मैंने क्या करे जी, अगर पाकिस्तान के साथ हमने यही कुछ करना है। बहुत मानाखेज बात की आपने, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। बड़ी मानाखेज बात की जनाब नियाजी साहब ने, बड़ी मीनिंगफुल बात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, तहरीक इंसाफ भी, और मेरे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट पॉलिटिकल हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हैं। चौधरी मंजूर साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आपने पाकिस्तानी सियासत के नशेबो फराज देखे, आप पुराने कारकुन हैं, आप एक लेबर यूनियंस के साथ भी आपका ताल्लुक रहा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने पाकिस्तानी सियासत की बड़ी दुखती रग के ऊपर उन्होंने उंगली रखी है। बड़ी दुखती रग है ये। मैंने उनसे सवाल पूछा था, मैंने उनके सामने एक पूरा ढांचा, एक टेबल रखा। नुसरत पठान, कासिम नून, अहमद हुसैन दहड़, बासित सुल्तान, रमेश कुमार, नूर आलम खान, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर। मैंने उनका कहा कि भाई ये लोग कहीं ठहरते नहीं हैं। 2002 में कहीं थे, फिर अगले 2008 में कहीं और, फिर 2013 में कहीं और, फिर 2018 में कहीं और। उसके जवाब में हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने एक बड़ी चुभती हुई बात की। उन्होंने कहा कि मसला इनका नहीं है, ये तो ये देखते हैं कि किस तरफ सिक्योरिटी है। यहाँ पर कोई सिविलियन हुकूमत जो होती है वो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होती। कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है, कोई ना कोई उसकी खराबी निकाली जाती है और उसको चलता किया जाता है। अब एक बार फिर वो समझते हैं कि इसी किस्म का एक प्रोसेस हो रहा है। तो इस पर आपका क्या है इस्तदलाल? ये बात मतलब दुख के साथ कही जा सकती है कि बिल्कुल दुरुस्त है। ये बहुत बुरा पहलू है पाकिस्तान की सियासत का। हमारे जैसे लोग जो सारी जिंदगी किसी एक पार्टी में गुजार देते हैं वो फिर पिछले बेंचों में बैठे होते हैं, और जो इस तरह के लोग होते हैं आके फिर वो यही काम। और ये बहुत ही अलमिया है। उसकी वजह पता क्या है डॉक्टर? वजह ये है कि अफराद मजबूत किए गए यहाँ पे प्रोसेस, एक प्लानिंग के तहत, और पार्टियां कमजोर की गई। तो ये ज़िया के दौर में एक प्रोसेस शुरू हुआ था जो अभी तक जारी। इंडिविजुअल्स मजबूत हैं, पार्टियां कमजोर हैं, पार्टियों के वोट कम है, जिसके नतीजे के तौर पर इमरान खान अगर ये बंदे नहीं लेते तो शायद उनसे ज्यादा लोग जीत जाते। लेकिन जब उन्हें इस बात से कायल किया गया और बंदे भिजवाए गए या दिए गए या सब किया गया, तो ये फिर अलमिया है इस तरह की पॉलिटिक्स का, और ये अभी तक जारी है। जब तक पार्टियां अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती, अपने मैनिफेस्टो बेहतर नहीं करती, लोगों को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती, थ्रू इन लोगों के करती रहेंगी और पार्टी स्ट्रक्चर्स वीक रहेंगे और ये होता रहेगा। तो यहाँ पे ये भी अलमिया रहा है ना कि इस टाइम पर ज़िया के दौर में पीपल्स पार्टी का बंदा गिरफ्तार करने के लिए कुछ इतना जरूरी होता था कि ये भी पीपल्स पार्टी का मेंबर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो लाजमी नतीजा निकला वो आज हमारे साथ। वेरी इंटरेस्टिंग। बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक बड़े दुखी चीज़ के ऊपर इशारा किया, वो ये है कि बाकी सारी जमातों में लोग आते जाते रहे, और मरियम नवाज़ हमेशा ये कहती हैं, मैं आज भी उनको सुन रहा था, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का कहना था कि एक बंदा उनकी पार्टी का नहीं टूटा। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो सारा ये एक हजूम है जिसमें कोई लोग पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं, कोई PMLN से आए हैं, कोई काफ से आए हैं, कोई इधर से आए हैं, कोई इधर से आए हैं। और नियाज़ी साहब का इस्तदलाल ये है कि इमरान खान के अलावा सिर्फ एक नजीबुल्लाह अब्बासी साहब है, मेरा ख्याल है नजीबुल्लाह साहब जो कराची के हैं,
बाकी कोई भी बंदा तहरीक इंसाफ का अपना पुराना है ही नहीं साथ 96-97 वाला। जी देखें, मेरी नज़र में जो गलतियां माजी में होती रही हैं और दोबारा दोहराई जा रही हैं, ये पार्टी लीडरशिप्स की हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, परसों मेरी 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो इस सारे मामले पे डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा कि देखें, और उनका मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी वो मैं दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस बार जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू जिस तरह मैंने टैकल करना है, वो मैंने बिल्कुल हाई मॉरल ग्राउंड पे करना है। और उन्होंने फिलॉसफी दी, उन्होंने कहा कि नो टू ब्लैकमेलिंग, नो टू लोटाबाजी, नो टू फाइनेंशियल एड एंड नो टॉलरेंस फॉर करप्शन इन दिस मैटर। उन्होंने कहा कि मैंने ना करप्शन करनी है, ना मैंने ब्लैकमेल होना है, ना मैंने लोटाइज्म की तरफ जाना है, ना मैंने किसी को फाइनेंशियल एड देनी है। इस मामले में मैं नजरियाती तौर पे इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को मॉरल हाई ग्राउंड पे जीतूंगा। अगर ये फिलॉसफी हर पॉलिटिकल पार्टी अपना ले कि हमने किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना, दूसरी पार्टी को छोड़ के आके ज्वाइन करें, नहीं जीतूंगा या तलवार पे गिरूंगा, क्योंकि अभी आपने सुना चौधरी मंजूर कह रहे हैं कि ये इनकी शायद जरूरत ही ना रहे, ये जो पोटेंशियल मनहरफ अरकान है 13-14, इनकी शायद जरूरत ही ना रहे। इतना बड़ा एक क्राउड जो है वो तहरीक इंसाफ से शायद अलग हो जाए, इत्तेहादी अलग हो जाए, तो वो तलवार पे गिरना चाह रहे हैं, ये जीतना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल जीतेंगे और उसका आज एग्जाम्पल मैंने देख लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो पिटिशन आई थी उसमें यह कहा गया था कि दोनों पार्टीज को आप ना इजाजत दें कि वो जलसे करें। और हैरानगी की बात यह थी कि जो ऑपोजिशन की तरफ से वकला थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप ये जलसे ना करने दें। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो जो र्यूमर था वो शायद उसमें शायद सच्चाई हो, और वो र्यूमर ये था कि शायद वो ऑपोजिशन चाहती है कि हम कंपैरिजन में पड़े ही ना, क्योंकि पीटीआई का जलसा बहुत बड़ा होगा, हमारा बड़ा छोटा होगा। तो ठीक है, तो मैं समझ गया आपकी बात। मुझे आखिरी लुकमा लेने दीजिए। नियाजी साहब, आपने ये दुखी मसला उठाया है, आपका क्विक मुझे अपना कमेंट दे दें बिफोर द एंड ऑफ द प्रोग्राम। बस डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा अच्छा वाइंड अप किया है। मैं तो सिर्फ वही, उसमें यही बात थी कि किसी मुल्क के अंदर कभी कोई चीज इलेक्ट हो जाए, कभी कि मुझे इलेक्ट हो तो कहीं ये टाइम पूरा करेगा नहीं करेगा, किसी मुल्क का ये डिलेमा नहीं है। फिर ये है कि अगला सिस्टम निजाम क्या होगा, सरदार जी होगा, वजीर आजम होंगे। और जो अली जफर साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि थोड़ा सा इनका ग्राउंड रियलिटी पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब को या नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को, इन सबको जब भी देंगे ये लोग जो है, ये नहीं है कि हर दफा इन्हीं का कसूर होता है कि उन लोगों को लेना होता है। हालात की अपनी कंपल्शन होती है जिसमें लोग आते और जाते हैं, इनके अपने प्रॉब्लम्स है, उनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये कि आप इनको आड़े हाथों ले लें। वक्त मेरा खत्म हो गया। नियाजी साहब बहुत शुक्रिया, वक्त में खत्म हो गया। बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब का, चौधरी साहब का, हफीजुल्लाह नियाजी साहब का, अहमद हुसैन दहर साहब का और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब का बहुत शुक्रिया। ये बहस आपने देखी, फैसला आपका। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।